वेलकम बैक। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नोट नंबर 13 तक हो गया था, अब नोट 14 परक्यूसिट्स पर्क्स देखते जो प्रोवाइड होता है बाय एम्प्लॉयर। सो पहले तो व्हाट इज़ परक्यूसिट्स होता क्या है, तो ये हमेशा याद रखो, ये अलाउंस नहीं होता। अलाउंस जो रहता है वो फिक्स रहता है मंथली। परक्यूसिट क्या रहता है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो एम्प्लॉय क्या करता है, ऑफ़र करता है, एम्प्लॉयर्स ऑफ़र करता है एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा बेनिफिट। ठीक है, तो जो पहला परक्यूसिट आता है वो है लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन, ये पहला परक्यूसिट है जो अलाउ रहता है। अब सपोज ना तुम ट्रैवल कर रहे हो एनीवेयर इन इंडिया, तो ट्रैवल करने का अलग अलग तरीका है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद बाय एयर, ठीक है, तो एग्जेम्प्ट कितना रहेगा, एग्जेम्पशन कुछ रहेगा। तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ 5 कहता है लोअर ऑफ या तो एक्चुअल कितना था एक्सपेंस, या फिर इकोनॉमी क्लास फेयर, दोनों में से जो भी लोअर है वो हो जाएगा। या फिर अदर मोड है, एनी अदर मोड है, जैसे रेलवे फैसिलिटी है। रेलवे में भी सेम रहेगा ना कि भाई लोअर ऑफ, कि भाई एक्चुअल कितना लगा, या फिर जैसे फर्स्ट क्लास जो रेलवे है, फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर कितना था। इन दोनों में से जो भी कम रहेगा, लोअर रहेगा वो। अब सपोज अगर रेलवे फैसिलिटी अलाउड नहीं है, रेलवे नॉट अलाउड, ठीक है, उस केस में अगर कोई रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ठीक है, तो सेम हो जाएगा कि भाई एक्चुअल कितना था। या फिर सपोज बस है, तो बस में जो डीलक्स आता है, डीलक्स बस उसका फेयर कितना था, ठीक है, उसमें से जो भी लोअर रहेगा। या फिर सपोज अगर रिकॉग्नाइज सर्विस भी नॉट अलाउड है, सेम हो जाएगा उसमें फिर से कि भाई ट्रांसपोर्ट सर्विस भी अगर नहीं है तो एक्चुअल एक्सपेंस कितना था, या फिर अपना फर्स्ट क्लास जो एसी फेयर होता है रेलवे का वो कितना है। दोनों में से जो भी लोअर, सिंपल सी बात है ना, चेक करो। एयर है तो एक्चुअल कितना है, फिर इकोनॉमी क्लास का दोनों में से लोअर। ट्रेन है तो ट्रेन में एक्चुअल कितना है, फिर फर्स्ट क्लास का फेयर कितना है उसका लोअर। अगर ट्रेन नहीं है तो बस होगा, तो एक्चुअल या फिर डीलर्स फेयर कितना है बस का। चलो रिकॉग्नाइज भी नहीं है तो उस केस में भी सेम, एक्चुअल कितना है और या फिर फर्स्ट क्लास का कितना है, ये चेक करना है। अब यहाँ पे कुछ नोट हमें पता रहना चाहिए। नोट कहता है, नोट्स इसके लिए कि जो LTC लीव ट्रेवल कंसेशन की जो एग्जेम्पशन है is available for travel of employee और his spouse, चिल्ड्रेन या फिर डिपेंडेंट रिलेटिव्स। अब डिपेंडेंट रिलेटिव कौन होता है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अगर ये डिपेंड है तो, फिर उसके बाद अगर चिल्ड्रेंस है और चिल्ड्रेंस born और आफ्टर और ऑन 1/10/1998, ठीक है। एग्जामेशन कब देगा, अगर चिल्ड्रंस 1/10/1990 को या फिर उसके बाद अगर बॉर्न है, ठीक है। तो दो ही बच्चे
मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस, ओके, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि सर मान लो पहला बच्चा सिंगल था और दूसरा जो था वो ट्विंस हो गए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दोनों का अलाउ रहेगा, तो उस केस में टोटल 3 हो जाएंगे। लेकिन सर अगर ऐसा होगा कि भाई फर्स्ट ही ट्विंस हो गए, अब सेकंड सिंगल हो गया, तो इस केस में किसी भी 2 बच्चों को ही अलाउ रहेगा। इसमें ऑल 3, इसमें एनी 2, इसमें ऑल 3, इसमें एनी 2। और एक जो एक्सेप्शंस है वो कब रहेगा, फॉर 2 ईयर्स ड्यूरिंग द ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर। किसी भी 2 साल में, 4 साल में किसी भी 2 साल में ही क्या रहेगा, ये एग्जेम्पशंस क्या रहेगा, अलाउ रहेगा। तो क्या लीव ट्रैवल कंसेशन। चलो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल का। सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है मेडिकल वाला। मेडिकल सिंपल है। मेडिकल फैसिलिटी क्या कहता है कि अगर तुमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कुछ किया है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इलाज करा रहे हो, या फिर तुम्हारा एम्प्लॉयर का खुद का ही हॉस्पिटल है, या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल है, उस केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। या फिर अगर तुम प्राइवेट हॉस्पिटल से कराए तो उस केस में फुल्ली क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। अब बेनिफिट क्या रहेगा, तो बेनिफिट रहेगा भाई जो भी फॉर द ट्रीटमेंट जो भी आरबीआई की तरफ से रहेगा, या फिर अगर जो भी आरबीआई की तरफ से क्या रहेगा, एग्जेम्पशन लिमिट जो भी प्रिस्क्राइब है उसके हिसाब से क्या रहेगा, बेनिफिट प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट आता है लोन की बात करें अगर हम, लोन कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, या फिर किसी भी, है ना। तो उस टाइम पे टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा कि भाई लोन अमाउंट कितना बाकी है एट द एंड ऑफ द मंथ, है ना। लोन है तो अगर उस टाइम पे किसने कि भाई लोन अमाउंट में एग्जेम्पशंस कितना रहेगा, तो हम सीधा बोलेंगे भाई चेक करो कि भाई एट द एंड ऑफ द मंथ कितना लोन बाकी है ना। लोन अमाउंट इनटू भाई एसबीआई का रेट कितना है, उसमें से प्रीवियस ईयर में, उसमें से एक्चुअल जो रेट है इंटरेस्ट रेट उसको माइनस कर दो, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है उसको माइनस होती है। ये क्या रहेगा, टैक्सेबल अमाउंट रहेगा। ये क्या रहेगा, टैक्सेबल अमाउंट। कितना अमाउंट टैक्सेबल रहेगा एग्जेम्पशन में, कि भाई ये है टैक्सेबल अमाउंट, ये क्या है, टैक्सेबल अमाउंट लोन में। अब सपोज गिफ्ट की बात करें अगर अब, कि भाई एम्प्लॉयर ने, ठीक है, एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, है ना। अगर वो गिफ्ट कैश है ना, अगर वो कैश है तो भाई टैक्सेबल रहेगा। अगर कोई काइंड है अदर देन कैश, है ना, अगर उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेस है, लेस देन क्या है 5000 पर एनम, बराबर, तो वो क्या रहेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। या फिर अगर नहीं है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। फिर आता है इसॉप। इसॉप क्या हो गया, ये कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ शेयर्स ऑफ़र करती है ना। कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ शेयर क्या करती है, ऑफ़र करती है। तो इस केस में अगर किसने बोला कि भाई टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है, कितना रहेगा, तो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा कि जो भी शेयर्स ऑफ़र किया उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लो, माइनस बाई इशू प्राइस कितना था, माइनस इशू प्राइस कितना था, बस। फिर अगर मूवेबल असेट है, कैसे असेट्स है, मूवेबल असेट्स है, जैसे कंप्यूटर एंड लैपटॉप, ठीक है, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ये क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा एनी अदर एसेट है विच इज़ लाइक ओन बाय एम्प्लॉयर, विच इज़ लाइक ओन बाय एम्प्लॉयर, तो कितना एग्जाम टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा, है ना। अगर कोई अदर एसेट है, कंप्यूटर लैपटॉप से बाइक,
टीवी, एसी, इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर एम्प्लॉयर ने उसे ओन किया है तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा? 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। या फिर अगर वो हायर्ड है बाय एम्प्लॉयर तो उस केस में क्या रहेगा? हायरिंग चार्ज, कि भाई हायर चार्ज कितना है वो रहेगा तुम्हारा टैक्सेबल अमाउंट, वो रहेगा तुम्हारा टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है। फिर अगर यूज़ हो गया ना, अगर यही ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल असेट ट्रांसफ़र करना है, तो भाई अगर जैसे ट्रांसफ़र में क्या आ रहा है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ठीक है, या फिर क्या है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो अगर क्या क्या चीज़ है तो इसमें अपने को चेक करना है। तो इसमें टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा? तो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, इस सब केस में टैक्सेबल अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए पहले मुझे रिटर्न के देखना रहेगा। तो इधर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाई रिटर्न डाउन वैल्यू, ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना होगा? 50% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। डेप्रिसिएशन होगा ना, मैं कितना डेप्रिसिएशन ले सकता हूँ? 50%। अगर मोटर कार तो डेप्रिसिएशन यहाँ इस केस में हो जाएगा भाई 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है। अगर वही कोई अदर असेट है, एनी अदर असेट, तो वो क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा ऑन SLM मेथड, ऑन SLM मेथड। सिंपल है ना। फिर नेक्स्ट आता है, अगर लंच फैसिलिटी प्रोवाइड है तो एग्जाम कितना रहेगा? 50 पर मील, 50 रुपीज़ पर मील एग्जाम्प्ट है। 50 रुपीज़ पर मील क्या रहेगा? एग्जाम्प्ट रहेगा। फिर उसके बाद अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन है, रेंट फ्री एकोमोडेशन है, ठीक है, हाउस फैसिलिटी अगर प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कौन सा एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, ऑलरेडी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना, तो टैक्सेबल रहेगा एज पर दी लाइसेंस फी जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, टैक्सेबल रहेगा एज पर गवर्नमेंट जो भी डिसाइड रहेगा। ठीक है। अगर कोई अदर एम्प्लॉय है, अगर कोई अदर एम्प्लॉय है, ठीक है, उस केस में अगर घर जो है वो एम्प्लॉयर ने ओन किया है, ठीक है, तो टैक्सेबल क्या होगा? टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा भाई, तो डिपेंड करेगा कि जो घर वो कौन से एरिया में है, घर कौन से एरिया में है। अगर 2011 सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन अगर 15 लाख है, पॉपुलेशन कितना है? 15 लाख, तो वो 5% हो जाएगा सैलरी का। अगर वही पॉपुलेशन क्या है, 15 से ज़्यादा है लेकिन 40 से कम है, 15 to 40, तो ये 7.5 हो जाएगा। और वही अगर वो 40 से ज़्यादा है पॉपुलेशन, तो वो 10% हो जाएगा ऑफ सैलरी, 10% हो जाएगा सैलरी। कब? जब एम्प्लॉयर ने घर को ओन किया है। अगर वही एम्प्लॉयर ने हायर किया है, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट होगा भाई लोअर ऑफ या तो 10% ऑफ सैलरी, या फिर जो भी हायर चार्ज रहेगा, या तो 10% ऑफ सैलरी, या फिर क्या रहेगा, जो भी हायर चार्ज।
ठीक है। फिर रेंट फ्री हो गया। फिर हाँ, रेंट फ्री हो गया, फिर भी हाँ, होटल बेनिफिट की बात करते हैं। होटल बेनिफिट, ठीक है। होटल बेनिफिट, अगर होटल प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा। होटल बेनिफिट की बात करते हैं तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा, सेम 24% ऑफ सैलरी, या फिर जो भी हायर चार्ज रहेगा 24% ऑफ सैलरी, या फिर क्या रहेगा, हायर चार्ज जो भी लोअर रहेगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट। फिर उसके बाद अगर मोटर कार फैसिलिटी प्रोवाइड है, मोटर कार फैसिलिटी प्रोवाइड है, ठीक है, अगर फॉर ऑफिस पर्पस है, अगर ऑफिस पर्पस है तो भाई फुल्ली एग्जेम्प्ट है। किसी भी ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हो तो भाई उसमें कुछ नहीं, पूरा क्या है, एग्जेम्प्ट है। हाँ, लेकिन ऑफिस के लिए नहीं कर रहे हो, पर्सनल है, पर्सनल है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, टैक्सेबल है। तो कितना टैक्सेबल रहेगा, अगर ओन बाय एम्प्लॉयर तो 10% ऑफ कॉस्ट, अगर हायर है बाय एम्प्लॉयर तो भाई हायरिंग चार्ज, तो हायर चार्ज है ना। उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर सैलरी अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है। फिर अगर मेंटेनेंस वो भी ऐड करेंगे, अगर एम्प्लॉयर को पे करना है तो वो भी उसमें ऐड करेंगे, अगर कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर, ठीक है। अब मान लो कार है मेरे पास, मैं उसको दोनों के लिए यूज़ कर रहा हूँ, कार को मैं दोनों के लिए यूज़ कर रहा हूँ, उस केस में चेक करते हैं, है ना। मान लो कार है एम्प्लॉय की, ओन बाय एम्प्लॉय, लेकिन उसको रन और मेंटेनेंस का चार्ज कौन पे कर रहा है, वो भी अगर मान लो अभी एम्प्लॉय पे कर रहा है चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज भी अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है तो ये टैक्सेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर यही चीज़ एम्प्लॉयर पे कर रहा है, बराबर, ये चीज़ क्या रहेगा, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो भाई ये टैक्सेबल रहेगा। अगर भाई इसका अपोजिट ले कि भाई गाड़ी अभी किसकी है, एम्प्लॉयर की है, ठीक, उस केस में अगर मेंटेनेंस का चार्ज एम्प्लॉय पे कर रहा है तो भी भाई वो टैक्सेबल है। अगर वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो भी क्या है, टैक्सेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद ऑलमोस्ट देखो अगर तो एजुकेशन फैसिलिटी आता है ना। एजुकेशन फैसिलिटी है, एम्प्लॉय के लिए है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, अगर वो एम्प्लॉय के लिए है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, अगर एम्प्लॉय के चिल्ड्रंस के लिए है तो एग्जेम्प्ट रहेगा अप टू ₹1000 पर मंथ फॉर पर चाइल्ड एजुकेशन, फॉर पर चाइल्ड एजुकेशन, है ना। लेकिन समझ में, फॉर पर चाइल्ड एजुकेशन। फिर उसके बाद जैसे गैस,
इलेक्ट्रिसिटी, इसकी बात करें अगर हम, तो ये सब टैक्सेबल है, ठीक है। फिर अगर सर्वेंट है तो वो भी टैक्सेबल है, और अगर कोई और है अदर पर्क, तो वो भी क्या है, टैक्सेबल है, वो भी क्या है, टैक्सेबल। कुछ ऐसे भी परक्यूजिट है जो एग्जेम्प्ट है, जैसे टेलीफोन मोबाइल बिल्स हो गए, स्कॉलरशिप हो जो रहता है, फिर कोई भी गुड्स एम्प्लॉयर ने सोल्ड के एम्प्लॉय को रीज़नेबल प्राइस पे, फिर नॉन मॉनेटरी जो परक्यूजिट्स रहते हैं उसके ऊपर जो रहे वो हो गया, फिर जो एक्सीडेंट पॉलिसीज़ रहती है, ये सब चीज़ों पे क्या है, ये सब चीज़ों पे टैक्स नहीं लगेगा, ये सब क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। फिर नोट 15 प्रोफेशनल टैक्स, ये टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, बराबर। ये एज पर दी सेक्शन हम कह सकते हैं, सिंपल कह सकते हैं ना, ये एक ऐसा टैक्स है जो कौन पे करता है, एम्प्लॉयर पे करता है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। फिर नोट 16 एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये टैक्सेबल है, ठीक है। बट डिडक्शन इसमें भी क्या है, अलाउ है एज पर द सेक्शन, डिडक्शन अलाउ है एज पर द सेक्शन 16 एज फॉलो। कितना रहेगा डिडक्शन, कितना अलाउ हो दिखते, तो डिडक्शन कहता है भाई 20% ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी, या फिर जो भी एक्चुअल अमाउंट है, या फिर मैक्सिमम अप टू 5000। इसमें से जो भी चीज़ लोअर रहेगा वो क्या है तुम्हारा, डिडक्शन उतना मिलेगा, उतना क्या मिलेगा तुम्हें, डिडक्शन। फिर नोट 17 स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन है कि भाई अगर तुम 115 BAC में हो तो 75,000 डिडक्ट होगा, अगर नहीं ले रहे हो 115 BAC तो तुम्हारा 50,000 क्या होगा, डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे सारे नोट्स कंप्लीट होते हैं। सो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।